हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी व्हीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। यहाँ पे ये है आपका दोस्तों, ये है आपका क्लास 12th का भूगोल। क्लास 12th का दोस्तों ये है भूगोल का 5वां लेसन। और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको दोस्तों यहाँ पे टच करने वाले, बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से फ्रेंड्स उसको हम लर्न करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं भूगोल के 5वें लेसन के प्राथमिक क्रियाएँ पे। प्राथमिक क्रियाएँ, पहले दोस्तों इसको समझते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको प्रयोग करके जो हम इनकम, जो आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितने सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं फ्रेंड्स, जितने सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करके जो हमें इनकम प्राप्त होती है, जो हमें आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राकृतिक क्रियाएं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्राकृतिक क्रियाएं कहते हैं। तो आई होप प्राकृतिक क्रियाएं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक क्रिया में। अगर आर्थिक क्रिया की फ्रेंड्स बात करें तो आर्थिक क्रिया मतलब ये होता है, आर्थिक मतलब होता है दोस्तों धन संबंधी। आर्थिक मतलब होता है फ्रेंड्स धन संबंधी। धन संबंधी मतलब पूंजी संबंधी। ठीक है, धन संबंधी मतलब पूंजी संबंधी। तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक क्रिया मतलब काम। जो काम यानी कोई भी ऐसा काम जिनसे हमको आय प्राप्त होती है, कोई भी ऐसा काम जिनसे हमको क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है आर्थिक क्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट और दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके पास दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट दोस्तों शब्दार्थ है। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स शब्दार्थ है। आप पॉइंट को ध्यान समझेंगे, पहला पॉइंट है शब्दार्थ है। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों शब्दार्थ है। ठीक है, अब इसके बाद शब्दार्थ मतलब ये होता है कि शब्द का क्या अर्थ है, शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आर्थिक लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन भूल जाएं, मतलब जो आप याद किए भूल जाएं, लेकिन आपको शब्द का अर्थ पता है तो आप उसको बना के कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों होता है भावार्थ। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स भावार्थ, यानी कोई भी शब्द का अर्थ, आप अगर उस शब्द के अर्थ को समझ गए हैं, ठीक है, अगर आप उस शब्द के अर्थ को समझ गए हैं तो उस शब्द का अर्थ आपको क्या भाव प्रकट कर रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है उस भावार्थ के द्वारा, उस अपने भाव के द्वारा। दोस्तों आप उस चीज़ को समझ जाओगे वो शब्द क्या कहना चाह रहा है, वो पॉइंट या वो प्रश्न क्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं इन दोनों पॉइंट के माध्यम से। तो हम लोग पहले समझ लिए हैं दोनों पॉइंट के माध्यम से आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है और आर्थिक क्रियाओं से कैसे हम इसको जो है इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को फ्रेंड्स 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तब आंसर होगा प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थ। ठीक है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया। तो यहाँ पे 4 भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब यही हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 5वें लेसन में प्राथमिक क्रिया के बारे में। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्राथमिक क्रिया के बारे में। अब इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक क्रिया में और क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक क्रिया क्या क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनसे मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स आप इतना समझ लीजिए, प्राथमिक क्रिया मतलब वो कि जो हमको प्रकृति द्वारा जो संसाधन उनसे जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसको हम प्राकृतिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आप किताबी वहाँ से मत जाइए किताब में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर मतलब दोस्तों यही कि प्राकृतिक संसाधन हो। ठीक है, तो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वही क्या होती है? प्राथमिक क्रिया होती है। जैसे क्या होती है फ्रेंड? जैसे भूमि है, जल है, खनिज है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हमें क्या है? इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कृषि है, पशुपालन है, संग्रहण है। ठीक है, संग्रहण, आखेट दोस्तों मतलब होता है, आखेट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना। अब इसके मत्स्य पालन, मछली पालन, लकड़ी काटना,
खनन जैसे कार्य, जो खुदाई कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आपके सामने ये होगा कि यहाँ पे सवाल किस टाइप से बनेगा? सवाल ये बनेगा कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या उदाहरण देंगे? उदाहरण देंगे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, डेयरी उद्योग, इसमें जो दुग्ध उत्पादन होते हैं, जो डेयरी उद्योग होते हैं वो भी इसमें आ जाएगा, और मुर्गी पालन जो होते हैं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से दोस्तों इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आपके सामने आ सकता है कि चरवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा चरवासी पशुचारण क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमको क्या समझना है, शब्दार्थ और भावार्थ समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें चरवासी पशुचारण, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान से मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो पशुओं को चराते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं चरवासी पशुचारण। अब आते हैं इस पॉइंट वाले जो किताबी भाषा लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चरवासी पशुचारण से समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो चरवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ अपने पानी या चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो दोस्तों ये तो किताबी भाषा है, लेकिन हमको समझना क्या है? चरवासी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने वाले जो समुदाय होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसकी खोज में? चारागाह की खोज में, पशुओं को चराने के लिए, पानी की उपलब्धता के लिए, तब उससे कहेंगे चरवासी पशुचारण। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? चरवासी पशुचारण। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और लोग बात करते हैं निर्वाह कृषि की। अगर बात करें निर्वाह कृषि की, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वाह कृषि क्या है, या निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तब आंसर होगा, इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। निर्वाह कृषि इस तरह खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती आदिम औजार और परिवार समुदाय के श्रम इस्तेमाल किया जाता है। ये खेती मुख्य रूप से मानसून पर, ज़मीन पर, प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स ये तो किताबी भाषा है, लेकिन बस आप इतना समझ, लिखा है निर्वाह, लिखा है क्या? लिखा है निर्वाह। निर्वाह मतलब अपने मानव जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए जो खेती करता है, अपनी मानव जो अपने जीवन के लिए, जो जीवन यापन के लिए जो खेती करता है उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। बस पॉइंट इतना समझ लीजिए, आप इतना लिख देंगे तो करेक्ट आंसर होगा, कोई काट नहीं सकता है। पॉइंट को समझेंगे, शब्दार्थ और भावार्थ को समझेंगे फ्रेंड्स, और जीवन निर्वाह को समझेंगे। जीवन निर्वाह मतलब कि जो समुदाय अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि करता है उसे क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। आगे हम लोग बात करते हैं, उसी निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तब आंसर होगा निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कृषि करता है, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। दो टाइप से होती है, दो प्रकार की होती है। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि होती है, एक गहन निर्वाह कृषि होती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि ये दो प्रकार की कृषि होती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि मतलब कि जो, इसे मान लो यहाँ पे दोस्तों मान सकते हैं आप कि मान लीजिए यहाँ पे कोई खेत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई खेत है और यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, ठीक है। तो मान लो ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे कोई खेती हो रही है, यहाँ पे कोई खेती हो रही है। तो जो दूर दूर पर अलग अलग क्षेत्रों में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों पर होती है, उसे बोलते हैं आदि निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि मतलब मान लीजिए दोस्तों ये कोई एरिया, कोई क्षेत्र है, अब पूरा का पूरा दोस्तों इस एरिया में ही पूरा का पूरा खेती हो रही है, तो उसे बोलते हैं गहन निर्वाह। गहन मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में कृषि करना, किसी भी बड़ी मात्रा में कृषि करना, उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। एक तो होता है छोटे छोटे खेतों पे खेती करना, एक होता है दोस्तों बड़े स्तर पर खेती करना। तो दोस्तों निर्वाह कृषि दो टाइप की होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कृषि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृषि है। और दोस्तों इसी को कहते हैं झूम या झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसी को झूम या झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरण कृषि
एक प्रकार की है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग करके दूसरे टुकड़े पर कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले चुने गए टुकड़ों पर वापस प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है। तो यहाँ पे तो दोस्तों किताबी भाषा है, आप इतना समझ लीजिए कि जैसे दोस्तों यहाँ मान लीजिए आप कि ये मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई एरिया है और यहाँ पे दोस्तों खेती हो रही है, ठीक है, ये कोई खेती हो रही है। या आप मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में बहुत सारे घास हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, जंगल टाइप का है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस जंगल को काट देते हैं। इस जंगल को क्या करते हैं, इस जंगल को काट दोस्तों, देखिए कट रहा है, ठीक है। इसको काटने के बाद यहाँ पे दोस्तों खेती की जाती है। यहाँ पे क्या आती है, खेती की जाती है। खेती करने के बाद इसको जो है, इसकी जब उर्वरा शक्ति जो होती है दोस्तों, ये कम हो जाती है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। यही क्रिया यहाँ पे जो जंगल वगैरह होते हैं क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। काटने के बाद जो है इसको पुनः जो है इस पर खेती की जाती है और जब फिर इसकी उर्वरा शक्ति जो है समाप्त हो जाती है तो दोस्तों ये पुनः दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि करते हैं और इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि होती है उसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट और है, कुछ प्रश्न और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने है कि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। भूमध्य सागरीय जो कृषि की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इसको समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि है तो दोस्तों जाहिर सी बात है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में ही की जाएगी। पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये आपका अर्थ है, इस अर्थ में 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के जो आसपास का एरिया है इसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है। और इस भूमध्य रेखा के आसपास जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों को उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट और, ये शुष्क कृषि भी होती है। गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून जो है खेती की जाती है। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों को मांग होती है तब इसी क्षेत्र से आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको दोस्तों आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर।